नमस्कार। वितस्ता वेंचर्स की तरफ से मैं व्यालोक आप सभी का स्वागत करता हूं, अपने दर्शकों, श्रोताओं और चाहने वालों का। आज हम आपके लिए बहुत ही खास और अनूठी कहानी लेकर आए हैं। आज हमारे अतिथि वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पहली बार एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को रंगीन बनाया, और न केवल उसको बनाया बल्कि उसके बाद एक पूरा इतिहास ही बना, क्योंकि वह फिल्म भी खुद में क्लासिक थी। वह फिल्म थी मुगले आजम और साल था 2004। उस फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन बनाने के बीच क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या चुनौतियां आई, और किस तरह से उस व्यक्ति ने उन सब का सामना किया, इन सब पर बात करेंगे। साथ ही हम वीएफएक्स पर बात करेंगे, एनिमेशन पर बात करेंगे और फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी खट्टी मीठी बातों पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राजीव द्विवेदी जी, सीईओ लाइव पिक्सल टेक्नोलॉजीज के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार व्यालोक। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आप इस तरीके से लोगों तक चीज़ें पहुंचा रहे हैं, लोगों तक स्टोरीज और इस तरीके की कहानियां जो कि कहीं छुपी हुई हैं उनको पहुंचा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक प्रयास है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं मुझे इनवाइट करने के लिए प्लेटफॉर्म पे। और हम जी आगे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राजीव भाई हमारे बैचमेट भी थे जेएनयू में। हालांकि मैं जेएनयू में जर्मन में था और राजीव भाई फ्रेंच में थे, लेकिन राजीव भाई उसके पहले एमफिल करके आए थे। फिजिक्स से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, फिजिक्स के छात्र रहे हैं। उसके बाद ये जेएनयू में आए। फिर इन्होंने, जो हर एक पूरबिया एक ख्वाब होता है, जैसे हमारे बिहार में एक कहावत है, ABCDEFGHIAS लोग सीख जाते हैं, तो इन्होंने यूपीएससी की भी यात्रा की। यूपीएससी का भी एग्जाम दिया, इंटरव्यू तक पहुंचे, और एक बार इन्होंने यूपीएससी अलाइड सर्विसेज क्लियर भी किया, ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद आज फिल्मी दुनिया में एक बड़ी हस्ती हैं, नामचीन हस्ताक्षर हैं। इन सब पर बात करेंगे। आपके लिए कई सारे सवाल हमारे दर्शकों श्रोताओं ने पहले से दिए हैं, लेकिन पहला सवाल, मुगले आजम ही क्यों, और मुगले आजम को रंगीन बनाने का ख्याल कैसे आया, और मुगले आजम ही क्यों? जी, इसकी आपको अगर बहुत ही सच एक बात बताऊं तो मुगले आजम मुझे फिल्म का नाम भी नहीं पता था जब इस तरीके का कोई स्टेप उठाने के लिए मैं मार्केट में आया। कहानी यूं शुरू हुई कि जेएनयू से जब हम निकले तो हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था कि अब हम क्या करें। लोगों ने सजेशन दिए कि क्योंकि मुझे शौक दो चीज़ों का पहले से बहुत हुआ करता था। जब जेएनयू में भी था तो मैं एक तो मीडिया में लिखा करता था, तो कुछ चैनल्स हैं जिनके लिए न्यूज़ हेडलाइन शोज करता था, कुछ चैनल्स में, कुछ न्यूज़पेपर में लिखता था। और चूँकि मेरा जर्नलिज्म का एक बैकग्राउंड भी रहा है, और दूसरा मुझे एक शौक, बहुत ही पेक्यूलियर शौक हुआ करता था जो कि कोडिंग का होता था। तो मैं उस समय C++ और C वगैरह सीखा करता था। और जेएनयू के दौरान मैंने, जब मैं ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में था तो मैंने कंप्यूटर लेके और C पे प्रैक्टिस करना शुरू की थी। तो एक मेरा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का शौक हुआ करता था, और वहाँ से आई थिंक इसकी हिस्ट्री शुरू हुई थी कि जब मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था और हुआ कि कहाँ जाएं, क्या करें अभी। तो कुछ जो हमारे साथ के, चूँकि फिजिक्स और मैथ्स मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था, तो कुछ जो IITians के मेरे ग्रुप के लोग थे उन्होंने सजेस्ट किया कि CDAC आप जाएं। और CDAC एक ऐसा संस्थान है जो कि 6 महीने में आपको ट्रेनिंग देता है, लेकिन वो इक्विवेलेंट होती है MCA और MTech के बराबर। बहुत ही रिगरस प्रोग्राम होता है। तो एक वो जर्नी रही, मैं CDAC में आया। बहरहाल वो भी एक अलग तरीके का एक एक्सपीरियंस था अपना CDAC में आने का।
और सीडैक में जब मैं आया तो उसके बाद 2001 में ऑल ओवर वर्ल्ड जो ट्विन टावर ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से रिसेशन आया था इंडस्ट्री में बहुत। मैं ऑलरेडी कई बार कह के रिजेक्ट हुआ था कि मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स आते थे और मैं इतनी कंपटीशन एग्जाम्स क्लियर करके और एमएससी एमफिल करके पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। तो बहरहाल वो एक जर्नी थी। सीडैक में आया और वहाँ यूं हुआ कि जब रिसेशन मार्केट में आ गया था तो मुझे ही हुआ कि कुछ नया डेवलप किया जाए, कुछ अपनी नई चीज, नई पहचान बनाई जाए। अदरवाइज तो मार्केट में यू आर ऑल्सो वन ऑफ द क्राउड, यू नो, पीपल। सो मार्केट में निकलना है, कुछ करना है। तो वहां से कुछ मेरे कुछ मित्रों ने सजेस्ट किया कि एक मुगले आजम फिल्म है, अगर उसको रंगीन किया जाए तो जिस प्रकार से वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट की थी, मुगले आजम कलर होने के बाद भी वापस से हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। और इस जगह से मुझे आइडिया आया। फिर हमने एक टीम क्रिएट करी और टीम पे हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया। और उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करके हम लोगों ने बॉम्बे में कदम रखा। पहला कदम हमारा बॉम्बे में नवंबर 2002 में पहली बार हम बॉम्बे आए। तो जब बॉम्बे आए तो कोई जानता नहीं था। अमूमन होता क्या है इंडस्ट्री में, आपको कोई गॉडफादर होता है तो आपको इजीली एक्सेस मिल जाती है। जब आप आते हैं, किसी को जानते नहीं हैं और आपको कुछ पता नहीं है और ऐसी आप इंडस्ट्री में आ गए हैं जो अपने अपने सपने लेके आते हैं इंडस्ट्री में कुछ करने के लिए। मैं भी आया, लेकिन उसके पहले मेरा एक सपना था कि मुझे ये, चूंकि मैं सॉफ्टवेयर बना के लाया हूँ तो मुझे कलर करनी है, वो एक ही फिल्म करनी है, मुगले आजम करनी है। अगर करूंगा तो मुगले आजम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इस तरीके का सपना लेके बॉम्बे में आया और बहरहाल फिर चीज शुरू हुई। इसमें सबसे जो ऐसी एक बात थी जो अमूमन जो कॉपीराइट्स होते हैं वो किसी फिल्म प्रोड्यूसर के पास नॉर्मली होते हैं, लेकिन ये ऐसी एक फिल्म थी जिसमें फिल्म प्रोड्यूसर, नॉन फिल्म प्रोड्यूसर के पास कॉपीराइट हुआ करते थे। उस पर हम लोग बात करेंगे सर, उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो कॉपीराइट्स वाला है वो बहुत रोचक विषय है जी। फिलहाल ये जानना चाहेंगे कि आप मुंबई पहुंचे तो आजकल तो खैर बड़े सितारे भी बोलते हैं, जैसे शाहरुख खान भी बोलते हैं कि वो दो डेज ऑफ स्ट्रगल्स, या फिर मान लीजिए आलिया भट्ट भी बोलेंगी कि हाँ हमारा संघर्ष था। लेकिन संघर्ष दो तरह के होते हैं। जैसे एक हमारे मित्र कहते हैं कि एक संघर्ष ऐसा होता है कि ओ माय गॉड, इस बार मैं स्विट्जरलैंड छुट्टी मनाने नहीं जा पाया तो मैं मनाली चला गया। आपका संघर्ष किस तरह का था जब आप मुंबई पहुंचे? और आपने पिछली बातचीत में मुझे बताया था कि केवल 1500 रुपए आपकी जेब में थे। जी बिल्कुल। और शायद एक रहने का जुगाड़ था। जी। सो बिल्कुल, आई थिंक स्ट्रगल, आई थिंक बॉम्बे इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, इंडस्ट्री में बात करते हैं, तो सबके लिए एक स्ट्रगल का एक समय होता है। और लकीली, फॉर्चुनेटली मेरे लिए वो स्ट्रगल का पीरियड बहुत लंबा नहीं था। लेकिन स्ट्रगल जरूर इस तरीके का था कि जब हम आए थे और बॉम्बे में आप ना तो किसी को जानते हैं बॉम्बे में, ना तो आपके पास रहने के लिए कुछ है, और ना तो आपके पास जेब में पैसे हैं। तीनों चीजें ऐसी थी। तो जब बॉम्बे आया था तो वही 2-3 हजार रुपए जो होते थे, आप उसको खाना है, ट्रेवल करना है, रहना है, क्या करेंगे। सो ये चूंकि हमेशा से मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें, हमेशा जो मेरी सेविंग्स थी उसको लेके मैं आया यहाँ पर। और सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं था, क्योंकि पुणे में कोर्स करने के दौरान सारी सेविंग्स खर्च हो गई थी। तो जब मैं बॉम्बे आया तो मेरे पास ना तो ऑफिस था, कुछ नहीं था। और वो एक स्ट्रगल डिफरेंट तरीके का था कि मीटिंग पॉइंट्स एक बॉम्बे में होता है, जो मीटिंग ज्वाइंट्स होते हैं, आपको मीटिंग करने के लिए कहीं ना कहीं चाहिए। और अगर आप उस समय, एक बैरिस्टा की चेन हुआ करती थी, अभी भी शायद है कहीं कहीं, लेकिन उस समय मुझे पता है नेशनल कॉलेज बांद्रा का जो है उसके सामने बैरिस्टा में हम लोग बैठा करते थे। और अमूमन कई बार ऐसा हो जाता था कि वेटर आता था, बोलता था कि सर आपको बहुत टाइम हो गया, एक कॉफी हो गई, दूसरी कॉफी लीजिए नहीं तो निकलिए।
तो इस तरीके के शब्द सुनने पर पड़ते थे, और ये इस तरीके का स्ट्रगल रहा है। और पैसे नहीं होते थे जेब में, और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें मुगले आजम को करने में ये आई थी कि कॉपीराइट का पता करना बहुत जरूरी था, किसके पास है। और अब जब आपको पता होता है कि जिसके पास कॉपीराइट है, तो ही आप उस फिल्म के लिए अप्रोच कर सकते हैं, उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, और आप फिल्म को कलराइजेशन करने के लिए जो भी करना है आपको उस पर आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुगले आजम के साथ सर के आसिफ का नाम ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे हमारे दर्शक या खुद मैं, जब तक मेरी आपसे बात नहीं हुई थी, मैं ये मानता था कि मुगले आजम का कॉपीराइट उन्हीं के पास होगा, लेकिन आपने बताया कि वो कॉपीराइट उनके पास नहीं था। कैसे मिला फिर वो व्यक्ति आपसे, कैसे मिले जिनके पास कॉपीराइट था? जी, अब बड़ा आप जब सरप्राइज होते हैं कि अमूमन नॉर्मली फिल्म प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के पास राइट्स होते हैं, और इनके इस फिल्म के राइट्स जो है सारे के सारे राइट्स शाहपुर जी पालन जी मिस्त्री एंड कंपनी के पास थे, और हैं आज के दिन में भी उनके पास राइट्स हैं इस चीज के। कलर वर्जन के राइट हैं, फिर बाद में उन्होंने बहुत सारी और इस पे चीजें करी मुगले आजम प्रॉपर्टी को लेके, तो सारे राइट्स वो शाहपुर जी पालन जी एंड मिस्त्री को बिलोंग करते हैं। अब ये तो पता चल गया था हमको कि शाहपुर जी पालन जी के पास राइट्स हैं, लेकिन शाहपुर जी पालन जी इंडस्ट्री में एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो एक कंस्ट्रक्शन बैरोन है, वो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उनके पास अमूमन पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, आपको सालों लग जाते हैं अगर कोई राइट अप्रोच नहीं मिले। तो बहरहाल कहीं ना कहीं कनेक्शन हुए हमारे, और फिर किसी आर्किटेक्ट से मिला, और आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन का नॉर्मली एक मैरिज होती है, नॉर्मली अमूमन हैंड इन हैंड जाते हैं वो। तो आर्किटेक्ट साहब किसी से मैं मिला, और उन्होंने हमको जो है शाहपुर जी मिस्त्री के पास तक पहुंचाने का एक प्रस्ताव रखा, और एक हमको वादा किया कि हम आपको पहुंचा देंगे अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो। और यहाँ से फिर हिस्ट्री हमारी जर्नी शुरुआत हुई। हम मिले, शाहपुर जी मिस्त्री से मिले, तो वहां पर उसमें शाहपुर जी मिस्त्री के कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक एडवाइजर हुआ करते थे दीपेश शालगिया जी। सो दीपेश शालगिया से हमारी मुलाकात हुई, शाहपुर जी से हमारी मुलाकात हुई। और आम तौर पे अमूमन जब इतने बड़े किसी व्यक्ति के पास आप मिलने जा रहे हैं और किसी प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, तो ज्यादातर लोग एग्जेजरेट करके चीजें बताते हैं कि भाई हमारे पास ऑफिस है, हमारे पास लड़के हैं, हम करेंगे। नहीं तो आप किसी इतनी बड़ी चीज की बात करने जाते हैं तो लोग बिलीव नहीं करते हैं। और जब उन्होंने मुझे मिलवाया, जो सोर्स थे हमारे उन्होंने मिलवाया, तो मैंने जो है वहां पर जो सच था वो बोला। और आई थिंक समटाइम ऑनेस्टी प्लेज अ बेटर कार्ड, और मेरी ऑनेस्टी ने आई थिंक एक अच्छा कार्ड प्ले किया। उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि भाई आप कैसे करेंगे, आपके पास ऑफिस है? मैंने कहा सर मेरे पास ऑफिस भी नहीं है। आप टीम है? मैंने कहा टीम भी नहीं है। कितना पैसा लगता है? मुझे कहा सर मुझे वो भी नहीं पता है, क्योंकि ये अमूमन इस तरीके का प्रोजेक्ट हम लेके उनके पास गए थे कि जिसको हमको कलर करके फिल्म को वापस से थिएटर्स में रिलीज करनी थी, और इस तरीके का काम पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार होने जा रहा था। ये जो इस तरीके का काम था, ये पहली बार किसी ने इस तरीके की चीज को विजन किया था, एनविजन किया था, और ये पहले कभी कहीं नहीं हुआ था पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए कॉस्टिंग निकालना और कैसे होगा वो सेकेंडरी चीजें होती हैं, वो पे कोई एक केस स्टडी हमारे पास नहीं थी। नॉर्मली क्या होता है, केस स्टडी होती है तो आप उसको स्टडी करते हैं और चीजें कॉस्टिंग बनाते हैं। हमारे पास कोई स्टडी नहीं थी, तो हमने बोला कि नहीं, मेरे पास इस समय सिर्फ मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, और मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि उस समय पायरेसी का एक बहुत डर हुआ करता था फिल्म प्रोड्यूसर्स को नॉर्मली। तो ज्यादातर डेटा या फुटेज जो है लोग बाहर नहीं भेजते थे, क्योंकि बाहर से गया एक बार तो पायरेसी हो जाएगी, अब कंट्रोल कैसे करेंगे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा फियर हुआ करता था प्रेजेंटर को और प्रोड्यूसर को, तो किसी भी चीज को करने के लिए। लेकिन आई थिंक बोलते हैं ना कि हथौड़ा जो बोलते हैं ना गरम है, हथौड़ा मार दो। वही बात हुई कि पता चला मुझे कि शाहपुर जी के यहाँ से दीपेश शालगिया भी उस फिल्म को कलर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में इंक्वायरी कर रहे थे उस समय, और मेरा वो एकदम परफेक्ट टाइम था, मैं उनके पास पहुंच गया और वहां पे चीजें क्लिक हो गई।
और बहरहाल उन्होंने यही बोला कि तो जब मैं ऑनेस्टी के साथ उनसे बोल के आया तो जिन व्यक्ति ने मुझे मिलाया था उन्होंने बोला कि राजी तुम गए, बड़े आदमी से बड़े सालों में मुलाकात होती है, आप मिले और आपने ये बोल दिया, अब तो आपने सब कबाड़ा कर दिया, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। बहरहाल उन्होंने ऐसा कह के बोल दिया, लेकिन आई थिंक जो ऑनेस्टी होती है हमेशा लॉन्ग टर्म जाती है। मैंने जो ऑनेस्टी से सब बोला वो चीज़ आई थिंक काम कर गई और 3-4 दिन के बाद मुझे फैक्स आता है, उन्हीं के पास वो जो सोर्स है उनके पास फैक्स आता है कि वो मुझे मिलना चाह रहे हैं और फिर शुरुआत हुई, हम मिलने गए। उन्होंने एक टेस्ट के लिए हमको बोला कि अमूमन होता क्या है कि जब आप कंप्यूटर के थ्रू किसी चीज को कलर कर रहे हैं, 2002 और 3 में मॉनिटर साइज 17 इंच हुआ करता था, तो एक ले मैन के टर्म में एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम इसको थिएटर में रिलीज करेंगे, आप 17 इंच की मॉनिटर पे कर रहे हो और इसको ब्लो अप करेंगे आप थिएटर में, तो अमूमन फिल्म फट जाएगी, पिक्सलेट हो जाएगी। ये एक क्वेश्चन हुआ करता था। तो आई थिंक इसी चीज को हमने टेक केयर किया था अपने सॉफ्टवेयर में कि हमने उनको ये बताया कि हम 2K में इसको स्कैनिंग करेंगे। 2K एक टेक्निकल टर्म है, 2000 पिक्सल्स में हम उसको स्कैन करते हैं। जब हम स्कैन करते हैं उसको ब्लो अप करते हैं 35 mm के लिए, तो पिक्चर क्वालिटी फटती नहीं है, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है थिएटर लायक। तो यहाँ से जर्नी शुरुआत हुई। उन्होंने एक टेस्ट करने के लिए बोला, मैंने टेस्ट लिया और बहरहाल काम शुरू किया। फिर वो काफी खुश हुए और हमने आगे इस पे वर्क करना शुरू किया, हायरिंग शुरू करी, ट्रेनिंग शुरू करी और चीजें शुरुआत हुई। आपके 2K से मुझे याद आया कि आजकल मैं हॉलीवुड की फिल्में देखता हूं तो उसमें लिखा रहता है 4K वर्जन रिस्टोर्ड, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपके लिए मुकुंद नाम के एक दर्शक ने लिखा है कि रॉबिन साहब मुकुंद वाली ये थे, मैं स्कूल में ही था जब पहली बार मुगले आजम देखी थी और वो कलर में थी। फिल्म से मैं इतना प्रभावित हुआ कि पढ़ने लगा। उसी दौरान पता चला कि फिल्म बनने में करीब 1.5 दशक लगे थे और ब्लैक एंड व्हाइट में थी। इनके कुछ सवाल हैं कि कलरिंग का प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे चलता है, कलर आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, क्या एक्टर्स की बढ़ती उम्र का कलरिंग में असर होता है, चैलेंजेस क्या होते हैं कलर रिस्टोरिंग में। ये सारे सवाल तो एक साथ अगर आप जवाब दें, या फिर पहला कि मतलब कलरिंग का चैलेंज क्या होता है बेसिकली, मैं और क्या एक्टर्स की उम्र उसमें कोई रोल प्ले करती है? जी। सबसे पहले चीजें है कि ब्लैक एंड व्हाइट, अभी ब्लैक एंड व्हाइट से कलर करने में आपको जो फिल्में चूज करनी, दो तरीके की मार्केट होती है। एक तो आप कॉमर्शियली अगर वायबल कोई प्रोजेक्ट है और उसको आप कलर करके रिलीज करना चाहते हैं, वो एक है तरीका। दूसरा है आपकी एक आप उसकी आर्काइवल वैल्यू अगर है, किसी चीज में कोई हिस्टोरिकल फुटेज है, कोई क्लासिक चीज है जिसको आप रीस्टोर करके रखना चाह रहे हैं, वो दूसरा एक उसका तरीका होता है। दो ऑब्जेक्टिव होते हैं नॉर्मली फिल्मों को अमूमन रिस्टोर और कलर करने के। कलरिंग प्रोसेस में चैलेंजेस डेफिनेटली ये आते हैं कि जब फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में थी तो एक आपको पता नहीं है कि वो किस ईयर में बनी थी, उस समय किस तरीके की कलर, नेचुरल कलर्स थे और कैसे था। तो आर्ट डायरेक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है इस चीज को करने में। और दूसरी चीज होती है कि एक रिसर्च हमारी होती है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि हमने सॉफ्टवेयर में अपने उसको टेक केयर किया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, कि हमने अपने सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि अमूमन जब आप कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कलर करते हैं तो आप चाहते हैं कि ओरिजिनलिटी के नजदीक हो। वो फिल्म जो ब्लैक एंड व्हाइट में ओरिजिनल थी, कलर में भी रहने के बाद उसके कलर ओरिजिनल दिखें, उसकी चीजें ओरिजिनल दिखें। ये आप बहुत ध्यान इसमें रखने की जरूरत होती है। इसीलिए आर्ट डायरेक्टर और रिसर्च और रेफरेंस की जरूरत होती है आपको। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे एक वाक्या है फिल्म मुगले आजम के समय का। मैं बताऊं कि जब दिलीप कुमार साहब एक फूल, रोज का फूल लेके पकड़ के बैठे हुए हैं गाना गाने में, और वो सॉन्ग में, तो उस रोज के लिए हमारे जो क्लाइंट थे, क्लाइंट की जो एक टीम थी, जो कमेटी थी, उन्होंने बोला कि भाई रोज आप जो है इसको लाल कर दीजिए, रेड कलर का कर, ठीक है।
लेकिन जब मुगले आजम फिल्म मीन्स ये मुगल पीरियड के समय की फिल्म है, तो हमने जब सॉफ्टवेयर में करना शुरू किया तो हमने वो मुगल पीरियड का एरा उसमें डाला। अभी मुगल पीरियड के समय में रेड रोज नहीं हुआ करते थे, और रेड अच्छा। रोज हाइब्रिडाइजेशन का कलर है, तो जितनी बार हम उस कलर को रेड कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली पिंक बनाता था उसको, वो ऑटोमेटिकली उसको दूसरा कलर बनाता था, पर उसने कभी भी रेड नहीं बनाया रोज। तो वो उसका रीजन यही था कि आप ओरिजिनलिटी से वो कलर चूज करता है कि अगर वो कलर उस समय, बिकॉज जो रेड रोज का कलर है हाइब्रिडाइजेशन का नतीजा है, और इसकी वजह से इस तरीके के वाक्य है। तो बेसिकली हमको काफी रिसर्च करनी रहती है, और कलर का प्रोसेस ऐसे होता है कि जब हम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से डेटा को डिजिटाइज करते हैं, डेटा लेने के बाद हम उसमें शॉट डिवीजन करते हैं, बिकॉज हर एक शॉट पे हमको काम करना पड़ता है, सीक्वेंसेस पे काम करना पड़ता है। तो सबसे जो क्रिटिकल वर्क होता है वो होता है आर्ट डायरेक्टर का, कि हम एक शॉट में हमको एक की फ्रेम को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब हम की फ्रेम आइडेंटिफाई करते हैं, वो की फ्रेम ऐसा होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, क्योंकि किसी भी शॉट में नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं। अगर 10 सेकेंड का शॉट है तो आपके पास 250 फ्रेम्स होंगे, तो उन फ्रेम से आपको एक की फ्रेम निकालना होता है, जिस की फ्रेम में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, और उस फ्रेम को लेके आपको एक रेफरेंस फ्रेम बनाना पड़ता है, और उसको आपको कलर पैलेट्स आपके डिसाइड करके पॉलीज क्रिएट करने पड़ते हैं। दूसरी चीज सबसे बड़ी जरूरत है कि फिल्म की डिटेलिंग जितना आप करेंगे वो फिल्म निखर के आएगी। और मुगले आजम अपने आप में ही एक ग्रैंड्योर था, उस जो फिल्म के आसिफ ने बनाई थी, उसमें अपने आप में भी एक स्केल थी, एक ग्रैंड्योर थी, और उसको हमको बरकरार करना था, उसको रखना था, इसलिए हमने उस पर डिटेलिंग करी। तो उस फिल्म को डिटेलिंग करने में हमको कई बार एक एक फ्रेम में 3,000 पॉलीज क्रिएट करने पड़े हैं, 3,000 लेयर्स क्रिएट करनी पड़ी हैं, इतनी डिटेलिंग हमने उस फिल्म में करी है, और वो आई थिंक सामने निकल के आई है। तो ये चैलेंजेस होते हैं कि की फ्रेम आइडेंटिफाई करना होता है, आर्ट डायरेक्टर का बहुत बड़ा काम होता है, रेफरेंस बहुत जरूरी होता है चीजों के निकालने, सो दैट आप कलर करने के बाद उसको ओरिजिनलिटी के करीब रख सके। ऐसा नहीं करें कि फिल्म के आपने छेड़ दिया और फिल्म की आपने ओरिजिनल सैंक्टिटी को खराब कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए काफी, जब मैंने मुगले आजम करी थी उसके बाद काफी डिबेट्स भी हुई, काफी लोगों ने कलराइजेशन को सही नहीं माना कि ब्लैक एंड व्हाइट की आप खूबसूरती को हटा रहे हैं, ये भी हुआ। तो काफी डिबेट हुई, चीजें हुई, पर कुल मिला के हमारा उसमें यही था कि भाई अमूमन आज जैसे सत्यजीत रे की बात करें, लोगों को पता नहीं कौन है ये, लोगों को नहीं पता है। जब तक आप उनकी जो आईपीज को, उनकी जो फिल्में हैं, उनके जो वर्क को है, उनके जो पीस ऑफ आर्ट्स क्रिएट किए हैं, उनको आप मार्केट में नहीं लाएंगे, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा। और यही एक सबसे बड़ी वजह थी कि इनको कलर करने से इनकी डिटेलिंग आती है। आज की डेट में अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट, आप इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी जगह हैं, आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखना चाहेंगे, आपको इतने ऑप्शंस मिलते हैं। तो कलर करने के दो उद्देश्य होते हैं कि एक तो आप डिटेलिंग करते हैं उसमें, और डिटेलिंग की वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो आपको देखने को मिलती है, उसकी स्केल और ग्रैंड्योर जो था वो देखने को मिलता है। ब्लैक एंड व्हाइट में वो डिटेलिंग हाईलाइट नहीं होती है, और ये वजह थी कि उसको कलर करके और चीजें लाना। ये आपने जो बात कही उसी से पकड़ के मैं अगली पीढ़ी वाली बात कहता हूँ, जिनको मैं मिलेनियल्स कहता हूँ, मतलब 2000 के बाद। इनका मतलब मैं बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, टू बी वेरी, लेकिन आपने जब रंगीन फिल्म की तो मजा आया कि उसी दिन नाच और उसी दिन वीर ज़ारा भी रिलीज हुई थी। नाच तो खैर सुपर फ्लॉप हो गई, लेकिन आप ही ने बताया था कि मुगले आजम ने करीब 70 करोड़ रुपए कमाए थे केवल थिएटर्स से। तो इसका मतलब कि आपको नई पीढ़ी ने भी उतना ही जम के देखा, उतना ही जम के सराहा। एक सवाल और है मुकुंद का कि क्या दिलीप कुमार ने कलर्ड वर्जन देखा था, और अगर हाँ तो उनका क्या रिएक्शन था? जी, दिलीप कुमार ने बिल्कुल देखा था। दिलीप साहब जो है
हमने प्रीमियर रखा था, प्रीमियर में भी आए थे वो। उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, काफी सालों से उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी वही नहीं, वो हमारे यहाँ स्टूडियो में जब हो रहा था काम तो भी आए थे देखने, और बाकायदा वो चीज़ों को मॉनिटर करते रहे हैं, क्योंकि वो उनका भी एक सपना था कि मुगले आजम कलर हो, कि आसिफ साहब का एक सपना था। और इस वजह से दिलीप साहब बाकायदा लगातार इस बारे में पता करते थे कि फिल्म कितनी बनी, क्या हुआ, और मॉनिटरिंग करते थे। और दिलीप साहब देखने भी आए थे, प्रीमियर में भी आए थे। डेफिनेटली उनका देखने के बाद उन्होंने भी आई थिंक आप डीवीडी जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें दिलीप साहब के कुछ इस पे कुछ कमेंट्स हैं कि वो शतब्द थे, वो देख के चीजें बड़ा ही आश्चर्यचकित थे कि कैसे चीजें हो गई, और ये सब भी हो सकता है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था, और बाकायदा उन्होंने देखा था। तो यस आई गेस। और जो आप व्यालोक, आप जो मिलेनियल की बात कर रहे हैं, जो आज की जनरेशन की बात कर रहे हैं, मैं बताऊं, मैं खुद ही सरप्राइज था, क्योंकि जब हमने एक दो ट्रायल इसके रखे थे कलर वर्जन के, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, काफी जो फिल्म मेकर इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री की है, उनके यंग जनरेशन काफी देखने के लिए उत्साहित थी इस फिल्म को कि कैसे किया गया है। और जब मुझे ध्यान है, एक बार हम लोगों ने कुमार गौरव के स्टूडियो में इसको एक स्क्रीनिंग रखी थी, तो वहाँ ज्यादातर यंग जनरेशन आए थे, ज्यादातर क्राउड जो है वो 20s वाली थी, 20s, और ऑफ कोर्स वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, बट वो क्राउड आई। फिर एक बार हमने बी.आर. चोपड़ा के यहाँ एक स्टूडियो में एक रखा, उसका ट्रायल रखा था, वहां भी वही हुआ कि यंग जनरेशन काफी देख के कि अरे बिल्कुल देखना चाहते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन, जब वीर ज़ारा, नाच और ऐतराज, 3 फिल्में रिलीज हुई थी, ऐतराज भी रिलीज हुई थी। नाच तो खैर उतनी जी, नाच तो उतनी चल नहीं पाई थी, लेकिन ऐतराज और वीर ज़ारा दोनों अच्छी फिल्में थी। और वीर ज़ारा ने ओपनिंग अच्छी पिकअप नहीं करी थी, शायद वीर ज़ारा काफी अच्छी पिकअप बाद में हुई थी, पहले दिन से नहीं हुई थी, ओपनिंग अच्छी नहीं थी। और ऐतराज जनरल थी, एवरेज थी, लेकिन मुगले आजम में जो ओपनिंग हुई थी 70% 80% से जो ओपनिंग हुई थी, वो कमाल की थी। वो किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके की ओपनिंग होगी, और यंग जनरेशन खुद इस चीज को पसंद करेगी देखना, और काफी पसंद किया था। तो जो आप यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि इस फिल्म को पसंद करके, और ये कैसे हुआ उसके पीछे की कहानी वो जानने में ज्यादा वो रहते थे। बट यस, मैं अपने सवाल, मुझे पता नहीं मैं पूछ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन एक दर्शक हैं हमारे प्रवीण जी, उनका भी एक सवाल है। उनका सवाल ये है, युवाओं से संबंधित है, कि अगर युवा इस विधा में आना चाहें तो उनको क्या चुनौती का सामना करना पड़ेगा, या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? इसको आप थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे तो फिर अगले सवाल हम पूछ सकते हैं। जी। सो अगर मैं कलराइजेशन की बात करूं, तो कलराइजेशन बहुत ही निश मार्केट है, कि मतलब बहुत ज्यादा अमूमन प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि पुरानी चीज को लेके आपको नया बनाना है, और आजकल नया बनाने के लिए आप कहीं भी पैसा लगता है, तो अगर कोई इन्वेस्टर या कोई पैसा लगाते हैं तो आप उसको उस पर रेवेन्यू चाहेंगे, उसको रिकवर करना चाहेंगे। तो ये बहुत निश मार्केट हम लोग कर रहे हैं इस चीज को, और वर्ल्ड में मोनोपोली हमारी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एस्पिरेशंस की बात करूं, जो नए जनरेशन इसमें आना चाहती है, इसकी बात करूं, तो बहुत स्कोप है। यहाँ पे मैं सिर्फ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक विजुअल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। विजुअल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम जैसे बोलते हैं ना कि a picture speaks 1,000 words, ठीक है? आप जो विजुअल आपके दिमाग में एक इमेज बैठ जाती है, और आप 1000 शब्द बोलें वो जो नहीं बैठ पाते, विजुअल जो आपके दिमाग में बैठता है। तो विजुअल इंडस्ट्री का स्कोप बहुत बड़ा है, और इसमें आने के लिए सबसे जरूरी होता है आपके अंदर आर्टिस्टिक स्किल सेट होना चाहिए। तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट, ग्रो करने के चांसेस बहुत हैं, लेकिन वो फाइन आर्ट आपके अंदर होनी चाहिए, वो आर्टिस्टिक स्किल होनी चाहिए, और वो एप्टीट्यूड होना चाहिए चीजें लर्न करने का। तो आई थिंक देयर इज ये 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक एप्टीट्यूड होना चाहिए आपको लर्न करने का, चीजें समझने का, चीजें हर रोज सीखने का। मैं आज भी
18 साल के बाद चीजें सीखता हूँ रोज, नई कुछ ना कुछ चीजें, जबकि मेरा कोई स्किल सेट नहीं है। मैं तो अभी बिजनेसमैन बन गया हूँ, लेकिन ठीक है, स्किल सेट मेरी नहीं है, डे टू डे मैं नहीं देख पाता हूँ, लेकिन रोज ही मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ उसमें। तो अमूमन ये आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, दूसरा आपका आर्टिस्टिक फाइन आर्ट का टैलेंट होना चाहिए, आर्टिस्टिक इंक्लाइनेशन होना चाहिए, और आई थिंक विजुअल इंडस्ट्री में काफी स्कोप है आगे आने का। समय शायद इस चैनल में कम होगा, पर इस पे मैं एक अलग से बता सकता हूँ कि क्या क्या स्कोप है। चूंकि आपने एक ही आपने शुरुआत ही ऐसी की जो माइलस्टोन है, बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही बड़े स्तर की फिल्म थी। और मेरे दो सवाल हैं कि एक तो उसमें जो शीश महल का सीन था, तब तक शायद भारत में कलर्ड सिनेमा आ गया था, और शीश महल का वो शायद 5 मिनट का सीक्वेंस है जो मैंने जब देखी थी मूल आजम 90-2000 में या कहीं भी, तो वो शीश महल रंगीन में था जी। शीश महल वाला सीन, क्या उससे आपको कुछ सहायता मिली कलराइजेशन में? और दूसरे 5 उसके बाद आपने किन किन फिल्मों का कलराइजेशन किया, उसका नाम बताएंगे? जी, सबसे पहले मैं आपके शीश महल के क्वेश्चन पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। शीश महल के आसिफ साहब का जब उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, तभी से उनका एक विजन था कि मुझे एक शीश महल का सेट बनाना है और उसमें पिक्चराइजेशन करना है। पर जब आप ग्लासेस का एक सेट बनाते हैं, और उस समय, आज तो कैमरा बहुत एडवांस हो गए हैं, उस समय कैमरा उतने एडवांस नहीं थे, और रिफ्लेक्शन जो लाइट का पड़ता है उसकी वजह से ग्लास में लोग शूट नहीं कर पाते हैं। और ये के आसिफ साहब का कमाल था, बहुत बड़ा कमाल था, उनका पैशन था कि उन्होंने जो शीश महल का सेट बनाया और उसके अंदर जो सॉन्ग किया, वो आज दुनिया में एक मिसाल कायम करके चला गया। डेफिनेटली वो, बाय द वे, जब तक वो फिल्म का बनने का एक पीरियड बहुत लंबा था, इसको 10 साल लगे थे फिल्म को बनने में। जब शुरुआत करी थी तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थे, ब्लैक एंड व्हाइट में शूट नहीं कर पाए, कैमरा नहीं थे, चीजें उपलब्ध नहीं थी। लेकिन जब वो आ गए थे इसके करीब, फिल्म को खत्म करते करते, तो कलर इंट्रोड्यूस हो गया था, कलर कैमरा, और उन्होंने करीब करीब 4 रील जो हैं, जिसको हम बोलते हैं, करीब 18 से 20 मिनट फिल्म उन्होंने कलर में करी थी। एक गाना नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ फुटेज भी था वो कलर में हुआ था, वो गाना कलर में था, और कुछ और कलर हुआ था। तो करीब करीब 18 मिनट फिल्म जो है उन्होंने कलर में शूट करी थी। और वो इनफैक्ट पूरी फिल्म को वापस से कलर में शूट करना चाह रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो 10 साल इंतजार किया, वो कह रहे थे कि आसिफ साहब अगेन फिर 10 साल इंतजार कराएंगे, इससे अच्छा उन्होंने कहा नहीं, हम इसको एज इट इज रिलीज करेंगे। और इस तरीके से वो फिल्म जो है 18 मिनट कलर और बाकी ब्लैक एंड व्हाइट में 1960 में रिलीज हुई थी। कलर चूंकि फुटेज इसमें थोड़ा था, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा रेफरेंस मिला इससे। लेकिन जब हमने 2004 में फिल्म रिलीज करी, 4 में जमाना चेंज हो गया था, वो ईस्टमैन कलर जो पहले हुआ करते थे वो कलर चलते नहीं थे। आजकल हम लोग रस्टी कलर्स देखते हैं, थोड़ा सा रिच लुक कलर्स देखते हैं। तो एक्चुअली उस कलर फिल्म जो थी उसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा ग्रेड किया था। सो ग्रेडिंग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि जब हम ब्लैक एंड व्हाइट को कलर कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग कलर फुटेज को भी हमको मैच कराना है, तो एक कंसिस्टेंसी उसके कलर में होनी चाहिए। और वो कंसिस्टेंसी के लिए हमने कलर फुटेज को भी काफी ग्रेड किया था और उसको मैच किया था। सो ये डेफिनेटली उससे होती है, पर या हमने उसको ग्रेड करके मैच किया था। दूसरा सवाल मेरा था कि मुगले आजम के बाद ऐसी 3-4 फिल्में जो आपने लगातार की हो, उनके बारे में दर्शकों को अगर तो आप बता सकें। मुगले आजम के बाद मैं व्यक्तिगत शायद आपने नया दौर भी की थी। नया दौर में हमने शुरुआत करी थी, लेकिन एनी हाउ वो बात आगे बढ़ नहीं पाई थी, और नया दौर का जो पूरा इक्वेशन था वो बराबर नहीं हुआ, और बेसिकली वो फिल्म नहीं थी जो जिसको कलर करना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा उस फिल्म को मानना था कि ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो अलग जमाने की फिल्म थी, वो नहीं चलने वाली थी। लेकिन किया था, लेकिन कुछ कॉमर्शियल अरेंजमेंट की वजह से वो फिल्म फाइनल नहीं कर पाए थे हम लोग।
लेकिन मैंने काफी देव साहब के साथ टाइम अपना स्पेंड किया था, उनकी फिल्म करना चाहता था। मैं चेतन साहब की फिल्में करना चाहता था। हकीकत फिल्म है जो मैं रिलीज करना चाहता था। उसके बाद एक मुझे चूंकि मधुबाला को मैं कलर में इंट्रोड्यूस मैंने किया मुगले आजम में और कलर में करके लाया, तो मुझे मधुबाला को वापस से किसी और फिल्मों में कलर करना था। उसके लिए मैं चलती का नाम गाड़ी कलर करना चाह रहा था, लेकिन कुछ ये कमर्शियल अरेंजमेंट्स और जो इश्यूज जो इंडिया में आते हैं वो चीजें नहीं हो पाई। तो मैं 1-2 साल के बाद फिर मैं हॉलीवुड में मूव कर गया। और मुगले आजम के बाद इंडिया में तो कोई ऐसी फिल्म कलर नहीं हो पाई। इनफैक्ट मैंने कुछ फुटेज इस पे भी करना चाहा था, आपकी सत्यजीत रे की फिल्म पाथर पंचाली पे, लेकिन पाथर पंचाली ऑफ कोर्स कमर्शियल हिट नहीं थी, लेकिन कुछ किया था, फिर इश्यूज हुए। सो मैं हॉलीवुड में मूव कर गया। और हॉलीवुड में मैंने मुगले आजम के बाद शेरलॉक होम्स की एक सीरीज, बहुत ही पॉपुलर सीरीज है, वो हमने करी। शेरलॉक होम्स किया, लॉरेन हार्डी किया। उसके बाद आज हम लोग काफी, इनफैक्ट मेरा एक सपना था कि मैं चार्ली चैपलिन को कलर करूं, और आप बिलीव नहीं करेंगे, सपना मेरा अब जाके पूरा हुआ है। चार्ली चैपलिन पे मुझे कलर करने का मौका मिल रहा है, और कुछ फुटेज मैं कलर कर चुका हूं और कुछ एपिसोड्स आने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं फिर वर्ल्ड मार्केट में काफी कुछ वर्ल्ड वार की फिल्में कलर कर रहा हूं, क्योंकि जो यूरोपियन ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो सीबीएस है, अमेरिकन ब्रॉडकास्टर्स हैं, और वो लोग काफी सीरियस कंटेंट देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री का काफी स्कोप है, और डॉक्यूमेंट्रीज में जब वो पुराने फुटेज को उसमें इंसर्ट करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज नहीं चलता है। तो इसलिए हम काफी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हम लोग वर्ल्ड वार पे कलर कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पे एक आजकल वर्ल्ड वार 2 डॉक्यूमेंट्री आ रही है, वो भी हमारी कलर की हुई है। तो इस तरीके से कई सारे बाहर के प्रोजेक्ट हम लोग कलर कर रहे हैं, जो कि वायबल है। चीजें दिखानी है, ऑडियंस के सामने लानी है, तो उसको एक अलग फॉर्म में, अलग फॉर्मेट में लाना होगा। उसको रीस्टोर करना पड़ेगा, उसको रिजुनवेट करना पड़ेगा, उसको एक रिच लुक देना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको सामने ऑडियंस के सामने प्रस्तुति कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी नहीं देखेगा। आज इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं देखना चाहेगा। राइट। चार्ली चैपलिन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और हमारे तमाम दर्शकों के साथ मैं भी चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे हम लोग उसको देख पाएंगे। पिछले सवाल में आपने रील का जिक्र किया था, और सिनेमा को हम लोग अब तक, हमारी पीढ़ी कम से कम, वो बड़े बड़े रील के डब्बे आते थे, और आपके यहाँ जो सिद्धि विनायक मंदिर है उसमें हमने देखा है प्रोड्यूसर्स को, मतलब जाते हुए वो रील चढ़ाते हुए, रील लेते हुए। जी। तो एक जो आपके सामने चुनौती आई होगी, मुझे पता नहीं इसकी टेक्निकलिटी क्या है, कि मुगले आजम तो रील पर होगी, और रील आपने बताया था मुझे कि समय के साथ वो भंगुर, ब्रिटल हो जाती है, मतलब आप जहां से उठाएंगे वहीं वो टूट जाती है, टुकड़े हो जाते हैं। हाँ। इस समस्या से आप कैसे जूझे, और कैसे आपने इसका निदान किया, और आजकल क्या तकनीक चल रही है कलराइजेशन में? जी, सो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुरानी फिल्म है तो सोर्स, ज्यादातर पुरानी फिल्मों में हमको जो सोर्स मिलता है वो या तो 35 mm नेगेटिव मिलती है या 16 mm नेगेटिव मिलती है। mm से मेरा मतलब है कि जो रील आप देखते हैं, जो रील अमूमन हमने जो 90s में हम लोग कभी अगर मिल जाती थी रील, तो एक वो रील का जो विड्थ होती थी, चौड़ाई, उससे हम लोग 16 mm, 8 mm और 16 mm, 35 mm और 8 mm उसको हम लोग कहते हैं। तो जो थिएटर जो 70s और 60s में चलते थे वो 35 mm नेगेटिव बनती थी, और नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते थे। पॉजिटिव पहले जो फिल्में होती थी उसमें एक नेगेटिव होता था, और आपका जो साउंड ट्रैक होता था, जो कि ज्यादातर स्टीरियो ट्रैक होता था या मोनो ट्रैक होता था, उसको हम लोग नेगेटिव अलग होती थी, पिक्चर नेगेटिव, और एक साउंड नेगेटिव अलग होती थी। दोनों की हम लोग मैरिज कराते थे। मैरिज कराने के बाद उसका प्रिंट बनता था, और ये प्रिंट जो है ये थिएटर्स में चलने के लिए जाता था। तो थिएटर में जो नॉर्मली प्रिंट चला करते हैं,
ठीक है, ये टेक्निक उसमें हुआ करती थी। तो जाहिर सी बात है, चूंकि प्रिंट जो है कई बार चल चुका होता है, तो जब कई बार प्रिंट मशीन पे चलता है तो उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो बेस्ट जो सोर्स होता है, कभी भी कोई आप पुरानी अगर चीज को डिजिटाइज करते हैं, बेस्ट सोर्स आपके पास ज्यादातर नेगेटिव होता है। अगर किसी ने नेगेटिव उसको रख रखी है और नेगेटिव किसी के पास अवेलेबल है, तो वो बेस्ट सोर्स होता है। लेकिन जरूरत होती है कि नेगेटिव से, अब हम आजकल चीजें हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो उसको डिजिटाइज किया जाए। तो सबसे पहले हम नेगेटिव को स्कैन करते हैं और उसको डिजिटल फॉर्मेट में लाते हैं। तो एक अब नेगेटिव चलती है तो लगातार नेगेटिव उस पे चल रही है, 25 फ्रेम्स, 25 इमेज बन के 1 सेकेंड बनता है। तो ये जो हम विजन देखते हैं वो हम 25 फ्रेम्स को एक साथ में मोशन देखते हैं और उसको 1 सेकेंड की एक हमारे पास वीडियो बन जाता है। ये नॉर्मली हमारी आईज जो है नॉर्मल विजन देखती हैं। तो 25 फ्रेम्स आपको स्कैन करने हैं, एक एक फ्रेम को आपको नेगेटिव से स्कैन करके डिजिटल में डालना है। तो चैलेंजेस डेफिनेटली इसलिए हुआ करते थे क्योंकि 2003 में और 2002 में बहुत अच्छे स्कैनर्स नहीं थे, और स्कैनर पूरे इंडिया में 2 या 3 हुआ करते थे और वो बहुत स्लो स्कैन करते थे। तो स्कैनिंग मतलब एक पूरी फिल्म को स्कैन करने का मतलब है पूरा महीना लगता था। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था। अच्छा, उसके बाद फिर 10 साल के बाद स्कैनर्स जो आ गए, जो कि आपको 2 से 3 घंटे में पूरी फिल्म स्कैन कर देते हैं, इतने फास्ट स्कैनर्स आ गए थे। लेकिन उस समय सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि नेगेटिव से फिल्म को स्कैन करके और आप डिजिटाइज करते हैं, फिर आगे आपका काम शुरू होता है। तो ये डेफिनेटली ये एक इसका सोर्स का चैलेंज होता है। और ये तरीका पहले यूज होता था, अब तो ज्यादातर फिल्में सब लोग डिजिटली शूट करते हैं, डिजिटल कैमरा आ गए हैं। और जो 2000 में शुरुआत हुई थी डिजिटल कैमरास की, 2000 अर्ली 2000 मिड 2000 में डिजिटल कैमरा की शुरुआत हुई। अब तो ज्यादातर लोग डिजिटली शूट करते हैं। और बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी बातें करनी थी, और मजे की बात है कि 45 मिनट बीत चुके हैं। हमें पता भी नहीं चला, और मैं दर्शकों के सवाल पूछने में, मैं दर्शकों को, श्रोताओं को एक बार बता दूं कि राजीव सर की केवल कलराइजेशन में तो मोनोपोली जो है सो है ही, ये एनिमेशन का भी काम करते हैं, वीएफएक्स का भी काम करते हैं, और उस पर आपसे कोई बात नहीं हो पाई। तो मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीएफएक्स और एनिमेशन के बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं, क्योंकि बहुत सारे यंग श्रोता आपसे जुड़े हुए हैं और वो सारी चीजों पर जानकारी चाहते हैं कि वीएफएक्स और एनिमेशन में करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और उन्हें उसकी तरफ झुकना चाहिए या नहीं। जी जी। सो मैं पहले एनिमेशन की बात करता हूँ। एनिमेशन में कई तरीके का, एनिमेशन बहुत ही वेग शब्द है। अगर हम शब्द की बात करें, एनिमेशन का यूज बहुत है। आज हम छोटे छोटे जितने भी चैनल्स हैं, चैनल्स में एनिमेशन, आप बोलेंगे आप एनिमेटर्स हैं, चैनल में क्या काम कर रहे हैं? तो चैनल की पैकेजिंग होती है, चैनल में बहुत सारा काम विजुअली होता है, चैनल में बहुत सारा पोस्ट प्रोडक्शन वर्क होता है, जिसके लिए उनको लाइव करना पड़ता है। लाइव क्योंकि शो चल रहा है तो लाइव ही उनको ग्राफिक्स डालने हैं, एनिमेशन डालना है। तो बेसिकली एनिमेशन एक बहुत बड़ा, बहुत ही वेग और बहुत ही वाइड एक शब्द है। एनिमेशन के अंदर एनिमेशन का बहुत स्कोप है। अगर आप एनिमेशन फिल्मों की बात करें तो आपका 2D, कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं। 2D होता है, 3D होता है, 2.5 भी होता है। दिस इज मोर और लेस एक्सपेरिमेंटल होता है कि किसी ने एलिमेंट्स जो है 3D में बनाए और उसको बैकग्राउंड 2D में दे दिया, किसी ने बैकग्राउंड 3D में दे दिया और जितने भी फोरग्राउंड है उसको 3D में बना दिया। तो बहुत तरीके के इसमें एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। स्कोप इसका बहुत है। और स्पेशली ये जो हम लोग अभी पैंडेमिक पीरियड के बाद जो गुजरे हैं, इस बीच में लोगों ने रियलाइज किया है, और इनफैक्ट आप अगर देखेंगे नेटफ्लिक्स ने भी अपनी एक कैटेगरी, एनिमेशन कैटेगरी शुरू करी है। उसका रीजन ये है कि जब आप लाइव एक्शन फिल्में शूट करने जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आपको परमिशन चाहिए, ये चाहिए, बहुत सारी जरूरतें होती हैं। और कोविड इस तरीके के पीरियड के समय, कोविड पीरियड के समय लोगों ने रियलाइज किया कि क्यों ना हम विजुअल इफेक्ट, डिजिटली चीजों को ज्यादा
इनहैंस कर देंगे, बजाय कि हम किसी आउटडोर शूट करें, ये करें, जिसकी परमिशन लेनी, ये लेना। तो एक वीएफएक्स का स्कोप काफी बढ़ा है इन दिनों। और वीएफएक्स का स्कोप तो खैर अगर आप देखें आज का पूरा मतलब क्या होता है जी, थोड़ा सा। वीएफएक्स का हम लोग बोलते हैं विजुअल इफेक्ट्स, इसको हम लोग वीएफएक्स बोलते हैं। विजुअल इफेक्ट में ये होता है कि कई सारी चीजें आज जैसे आप कोई भी चीज विजुलाइज कर रहे हैं, फिल्म में करना है, कुछ चीजें हैं जो आप सोचते हैं जिसको आप लाइव शूट कर सकते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप सोच तो सकते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं होती हैं शूट में करना। जैसे अगर आपने ज्यादातर जो हिस्टोरिकल फिल्में आज बन रही हैं वो ज्यादातर विजुअल इफेक्ट का उनका हैवी काम होता है। उसका रीजन ये है कि विजुअली आपको वो एरा क्रिएट करना है, विजुअली आपको वो चीजें क्रिएट करनी है। और आदमी आजकल चाहता है कि एक हमने छोटा सा स्टूडियो ले लिया। आपने एक शब्द सुना होगा आजकल बहुत चलता है जिसको हम लोग क्रोमा बोलते हैं, क्रोमा शूट। क्रोमा शूट का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज जो आप बनाना चाहते हैं, आप अपने पीछे स्विट्जरलैंड दिखा सकते हैं। अगर आपको मैं क्रोमा में शूट कर लूं तो ऐसा हो जाएगा कि आप जो अभी बैठे हैं आप स्विट्जरलैंड में बैठ सकते हैं, बाकायदा पीछे वीडियो में क्रिएट कर सकता हूँ स्विट्जरलैंड का सीन। तो वो तरीका होता है। हमारे जो श्रोता न्यूज चैनल से जुड़े होंगे या जो काम कर रहे होंगे वो इस क्रोमा का अर्थ जानते होंगे। ये एक पर्दे की तरह की चीज होती है जो न्यूज एंकर्स के पीछे चलती रहती है। जी, सो बेसिकली क्रोमा है कि ग्रीन स्क्रीन पे हम लोग शूट करते हैं। ग्रीन स्क्रीन इसलिए लेते हैं कि विजुअल जब हम किसी इमेज की बात करते हैं उसमें 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। और ग्रीन स्क्रीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रीन स्क्रीन में आप चीजें जो भी आप बाद में कंपोजिट करना चाहें, जो भी बैकग्राउंड, हर एक बैकग्राउंड उस पर काम कर जाता है, इसलिए हम लोग उसको क्रोमा शूट बोलते हैं। और क्रोमा में शूट करने के बाद आप जैसे चाहें वैसे उस विजुअल को, उस फिल्म को आप चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड में। तो ज्यादातर ये चीज विजुअल इफेक्ट में यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको सी का कोई सीन दिखाना है, या सपोज करें कि आपने ट्रेन से जंप करना है, कुछ करना है, तो ये सब बड़े स्टंट ऐसे रहते हैं जो कि रिस्की होते हैं। पहले जमाने में लोग करते थे रिस्की स्टंट, ऐसा नहीं है, स्टंटमैन, लेकिन उनके लिए अलग से होता था। आजकल ये सब हम लोग विजुअल इफेक्ट के थ्रू कर लेते हैं। फाइट सीक्वेंसेस हैं, आप फाइट सीक्वेंसेस में आप यूजुअली बहुत ही जो कॉमन आजकल होता है वर्ड वीएफएक्स में यूज होता है, वो होता है वायर रिमूवल। वायर रिमूवल ये है कि आप देखते हैं कोई बिल्डिंग से कूदा, कोई जंप कर रहा है एक्टर, तो वो जंप कैसे करते हैं, वो ऑफ कोर्स यू नो कि वो जंप कर रहे हैं मतलब वायर रोप में है वो लोग, फिर हमको बाद में विजुअली उस रोप को हटानी रहती है, उसको रिमूव करनी रहती है। तो वायर रिमूवल का एक काम बहुत होता है विजुअल इफेक्ट में। तो ये कुछ काफी ट्रेड सीक्रेट्स हैं, मतलब एक आम आदमी जो फिल्में देखता है और जो उसके पीछे की कहानियां होती हैं वो बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। और इस पे तो पूरे सेशन हो सकते हैं, और इस पे बहुत सारी ऐसी मेकिंग वीडियोस हैं, हम लोगों ने बनाए हैं, हम लोग बनाते हैं, और बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग वो सेशन करते रहेंगे। एक चीज जो मैंने अपने दर्शकों से वादा किया था कि आपका पटना कनेक्शन है, उस कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, पटना कनेक्शन इनफैक्ट बहुत बड़ा कनेक्शन है हमारा पटना में। आज हमारे पास टीम में ज्यादातर 60-70% लोग बिहार से हैं। उसका रीजन एक सबसे बड़ा है कि चाहे जो लोग भी बिहारियों को कुछ भी बोलें, कैसे भी बोलें, पर मेहनती बहुत होते हैं। मतलब हम यूपी वाले, हम भी यूपी से हैं, यूपी और बिहार वाले मेहनती बहुत होते हैं। और आई थिंक अगर आप मेहनत करना जानते हैं, अगर आप वर्कहोलिक हैं, तो आप चीजें आज नहीं तो कल आपके लिए अच्छी होंगी। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि मेहनती होते हैं इसलिए वो आगे बढ़े हैं। और यही नहीं, मैं अगर आज बोलूं ब्यूरोक्रेसी में 12 से 15% लोग आज भी बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं। तो ये जो है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये है, ये उनके खून में है। अगर मैं बात करूं, ये उनके खून में है कि ब्यूरोक्रेसी में होंगे और मेहनती होंगे। तो मेरे पास स्टाफ ज्यादा है, उसकी एक कहानी है।
उसकी कहानी है कि हमारे शुरुआत करने से पहले वर्ल्ड जो ये फिल्म हमने मुगले आजम करी, इसके पहले हॉलीवुड में कुछ फिल्में कलर हुआ करती थी। फिल्में नहीं होती थी, वो एक्चुअली छोटा मार्केट था, वीडियो के लिए मार्केट हुआ करता था, होम वीडियोस का मार्केट था, डीवीडीज का मार्केट था। तो उस मार्केट सेगमेंट के लिए कुछ एक अमेरिका में बड़ा काम हुआ करता था, और टू एवरीबडी सरप्राइज, हम सब के लिए वो सरप्राइज वाली बात है कि फ्रंट एंड पे तो अमेरिका में काम होता था, पर सारा का सारा बैक एंड, सारा का सारा वो लेबर वर्क, वो बैक एंड, वो आर्टिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन, वो सब पटना में हुआ करता था। इस पर इंडिया टुडे ने एक बड़ी स्टोरी भी की थी, एक बड़ी स्टोरी, हाँ, की थी, वो उस समय हमने कराई थी, बहुत पहले की बात है। और इसमें मैं खुद ही सरप्राइज था जब मैं पहली बार 2003 में, शायद फरवरी की बात है, मैं जब गया पहली बार पटना, और जब मैं वहां गया तो जो एक्सप्लॉइटेशन होता था कि एक मतलब आज हम बात करते हैं एक वर्किंग कल्चर की, तो वर्किंग कल्चर नाम की जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। एक बड़े से अंधेरे से गोडाउन में और हजारों लोग काम कर रहे हैं, मतलब कई सारे लोग काम करते थे वहां पर, और वो हॉलीवुड का वहां पे काम चल रहा था। और ये मुझे लगता है कि ये पहला मेरा पहला वहां जाने का ये जरिया था कि मैं गया, वहां मिला, मैंने देखा टैलेंट भी है, और फिर वहां से कुछ लोगों को मैं, ऑफ कोर्स कुछ लोग मेरे साथ जुड़े और कुछ लोग वहां से मेरे साथ आ गए। फिर होता क्या है, अमूमन जब कुछ लोग कहीं से आपके साथ जुड़ जाते हैं तो धीरे 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 वहां से टैलेंट आपके पास आता जाता है, और ट्रेनिंग चलती रहती है। फिर हमने काफी ट्रेनिंग करी, वहां से काफी टैलेंट को लेके आए, नए टैलेंट को मैंने निकाला वहां से, और ये वजह है कि पटना से मेरा कनेक्शन है। आपसे बातचीत बहुत ज्यादा और कई सेशंस में करने की जरूरत है, खासतौर से हमारे यंग जनरेशन के जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बहुत मजा आ रहा है, और वो चाहते हैं कि इस सेशन को, लेकिन आपके वक्त की कीमत देखते हुए, और आप कितने बिजी रहते हैं ये मुझे पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है। तो अब 2-3 बार हमारा समय भी पूरा हो चुका है। अब मैं रैपिड फायर क्वेश्चन करूंगा 2-3, जिसमें आपको सोचना नहीं है, बस जवाब देना है। मेरा क्वेश्चन होगा और आपको जवाब देना है। देखते हैं, 2000 करूंगा। 2020 में कोई ऐसी फिल्म जिसे बनाने में आपको बहुत मजा आया? एनिमेशन, कलराइजेशन, व्हाटएवर, जो भी। ओके, रैपिड राउंड है इसलिए, हाँ, एनिमेशन की एक फिल्म है जो कि झोलमाल सीरीज की है, सोनी की फिल्म है, उसको बनाने में बड़ा मजा आया। एक फिल्म जिसे आप करना चाहते हैं, कलर। ओके, जो आपका सपना है। मेरे लिए चार्ली चैपलिन मेरा सपना है, जो कि अभी शुरुआत होने वाली है, और मैं उसको कलर करना चाहूंगा। लेकिन अगर इंडियन फिल्म की बात करूं तो मैं चलती का नाम गाड़ी आज भी मैं कलर करना चाह रहा हूं, क्योंकि उसमें वो ह्यूमर है, तीनों एक्टर हैं, तीनों भाई हैं, मधुबाला हैं, तो मैं उसका, वो मेरा जुनून है, उसको मैं आज कल कलर जरूर करूंगा, और वो मुझे लगता है चलेगी। वो एक कॉमेडी है, वो चलेगी, वो मेरा सपना है, मैं कलर करना चाहता हूँ। पिछला साल कोविड की वजह से हम कहीं घूम नहीं पाए, कहीं जा नहीं पाए। एक जगह, चूंकि आप देश विदेश बहुत जगह घूमे हैं, एक ऐसी जगह जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है? पेरिस। पेरिस। एक ऐसी किताब जो आपने पिछले साल पढ़ी हो, जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? एक्चुअली पिछले साल मैंने भगवत गीता पढ़ी, और मैंने पहले पढ़ी नहीं थी, सुना बहुत था, लेकिन पिछले साल जो अभी चूंकि आपने बात करी और मैंने चूंकि पढ़ी है, तो पिछले साल में भगवत गीता पढ़ी है, और मुझे वाकई में बहुत प्रभावित किया उस बुक ने। भगवत गीता से मैं बता दूं कि हमारे मित्र हैं, पटना के ही हैं, नजरिए से देखा है जी, अमेज़न पर उपलब्ध है। उन्होंने गीता के श्लोकों को फिल्मों से जोड़कर
जैसे लूसी फिल्म से जोड़कर गीता के 2 श्लोकों को, और इस तरह के उनके आर्टिकल्स हैं, उनका आलेख है। और आपके बहाने मैं अपनी किताब का भी प्रचार तो करूंगा ही, मैंने आपको अपनी भी किताब दी है, उसको भी पढ़ें। बिल्कुल, और बिल्कुल। रहेगा आपकी समीक्षा का। और बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। बहुत सारे सवाल हैं जो पूछने थे, रह गए, फिर कभी आपका समय चाहेंगे, जब भी आप फ्री हो, और हम आपके साथ फिर एक ऐसा ही सेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। व्यालोक, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत बधाई आपको, आपके वितस्ता वेंचर्स को, आपके चैनल को, हमारे दर्शकों को। और you can write us to any point in time. Whenever you want to write anything, you can write. I will try and answer as soon as possible. Thank you. And thank you so much, Vyalok. Thank you.